मेरे साथ डॉक्टर जगदीप छोकर हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है इस उसमें। कल जब मैं आपको इनवाइट कर रहा था, डॉक्टर साहब ने कहा कि चुनाव आयोग को आजाद करके क्या करोगे, पूरा चुनाव को पहले जो पूरी प्रक्रिया है, जो पूरा वो है, मतलब एवरीथिंग इज देयर। वो कहने लगे, मैंने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड में बहुत अच्छा हुआ, मैंने कहा भाई कहने सुप्रीम कोर्ट ने अभी तो कहा है कि हम सुनेंगे, कब सुनेगा, कब डिलीवर होगा, कब एग्जीक्यूट होगा, ये देखिए कितनी लंबी लड़ाई है। डॉक्टर साहब शुरू आप ही से करते हैं। ये जो ओवरऑल इस समय लग रहा है, जिस तरह से देश में इलेक्शन हो रहे हैं, और अब तो हर साल इलेक्शन होंगे, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। इलेक्शन डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छी बात है। मैं इस ओपिनियन कहूं कि इलेक्शन होना कोई वो नहीं है। लोग कहते हैं ना कि बहुत पैसा खर्च होता है, ऐसा कोई पैसा ऐसा नहीं खर्च होता है। इतने बड़े देश में बहुत सी चीजें, हम इससे ज्यादा हम 20 करोड़ के गमले खरीद लेते हैं यूपी में कोई इन्वेस्टर समिट में, तो ये सब पैसे से की कोई बात नहीं। मैं बहुत एक चीज पूछ रहा हूं, बेसिक चीज इलेक्शन कमीशन में। मैं आप थोड़ा उस पर बाद में बताइएगा कि किस तरह से सुधार हो, लेकिन मैं ये जनरली आईएएस आया इंडियन रेवेन्यू, यही लोग लाए जाते हैं, और ये सब लोग सरकार की लाइन टो करते हैं, क्योंकि अगर लाइन नहीं टो करेंगे तो वहां ला ही नहीं जाएंगे। तो वो इनहेरेंट ही, जो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ निष्पक्षता रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी, क्योंकि अगर आप इस तरह के लोगों को यहाँ पे बिठा रहे हैं तो ये कितने निष्पक्ष रहेंगे। और खास करके आज जब सरकार और पार्टी में अब चेंज नहीं रह गया है, अब सरकार और पार्टी एक दूसरे के मोर और लेस एक ही सिक्के के दो पहलू हो गए हैं। डॉक्टर साहब देखिए, चुनाव आयोग या चुनाव आयुक्त के तौर पे जब किसी की भी नियुक्ति होती है तो उसको एक शपथ लेनी होती है संविधान के ऊपर, और वो शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। और वो ये जो शपथ लेने वाले हैं वो ये कहते हैं कि मैं अब इस संविधान के अंतर्गत काम करूंगा और जो संविधान कहेगा वो करूंगा और उसमें कोई भेदभाव नहीं करूंगा, ऐसा ही कुछ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनको एक संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त है। मुख्य चुनाव आयोग को अगर कोई हटाना चाहे तो उसके लिए जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए एक इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है कि पार्लियामेंट में 2/3 बहुमत होना चाहिए और बहुत से विधानसभाओं में होना चाहिए, वही सारा तरीका मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए है। और कहने का मतलब ये सिर्फ ये था कि जो इसको संविधान में डाला गया वो यही सोच के डाला गया था कि जिस व्यक्ति को संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त होगी वो सरकार की लाइन टो करने की ज़रूरत नहीं समझेंगे। लेकिन जो देखा गया है कि चुनाव आयोग, अगर आप इसका इतिहास देखें तो करीब 1900 पता नहीं जब वो टीएन सेशन लगे हैं उससे पहले तक चुनाव आयोग को कोई ज़्यादा जानता भी नहीं था। उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि टीएन सेशन एक ऐसे व्यक्ति आए जिन्होंने इसका कायाकल्प कर दिया, उसकी वजह एक ये भी है कि 1950-51 जब से इलेक्शन शुरू हुए थे पूरे देश में एक ही मुख्य तौर पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी। केंद्र में भी उन्हीं की सत्ता थी, ज़्यादातर राज्यों में भी उन्हीं की सत्ता थी। इसलिए कोई जो जिसको कहते हैं पॉलिटिकल कंपटीशन या इलेक्टोरल कंपटीशन ज़्यादा तेज़ नहीं था। जैसे जैसे इलेक्टोरल कंपटीशन बढ़ा तो उसी हिसाब से इलेक्शन कमीशन की अहमियत बढ़ती गई और उस जंक्चर पे आके टीएन सेशन की नियुक्ति वहाँ कर दी गई। टीएन सेशन उससे पहले एनवायरनमेंट सेक्रेटरी रहे, कैबिनेट सेक्रेटरी रहे, और टीएन सेशन माना जाता था कि उस वक्त की जो सरकार थी प्राइमरली इंदिरा गांधी ड्रिवन या इंदिरा गांधी के ख़ानदान की, वो उसके बड़े खैर ख्वाह हैं। वो बन गए
लेकिन इलेक्शन मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के बाद उस वक्त एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त होता था। उन्होंने ये उनके मन में आया शायद कि अब तो मैं संविधान के अंतर्गत ही काम करूंगा। वो काम जब उन्होंने करना शुरू किया तो उनकी सरकार से कुछ मुद्दों पे उनकी सरकार से नहीं बनी। सरकार ने उनको प्रेशर करने की कोशिश की, वो प्रेशर में नहीं आए। सरकार ने उनकी अहमियत कम करने के लिए 2 और चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिए कि ये 3 हो जाएंगे तो ये सेशन की मनमर्जी नहीं चलेगी। तो सेशन ने इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया सरकार की तरफ कि ये कैसे कर सकते हैं और ये तो ये है वो है। वो मुकदमा हार गए, लेकिन उन्होंने सरकार के साथ सरकार का कहना उन्होंने आंख बंद करके नहीं माना। जहां सरकार ने ठीक कहा उन्होंने कहा ठीक किया, जहां सरकार ने गलत कहा उन्होंने वो काम नहीं किया। और 2 चुनाव आयुक्त के नियुक्त होने के बाद भी नहीं किया। तब से चुनाव आयोग जनता की नज़रों में आ गया और ऐसा आया कि भाई ये तो बड़ी मजबूत संस्था हो सकती है। उसके बाद बहुत से चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त आए। वहाँ फिर देखा, अब हमें तो 23 साल हो गए ये काम करते हैं, हमने काफ़ी मुख्य चुनाव आयुक्त देख लिए हैं। तो ये डिपेंड करता है व्यक्ति विशेष पे। अगर वो व्यक्ति विशेष ये समझे कि भाई मैं तो अब संविधान के अंतर्गत काम करूँगा, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, तो उसको कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई सोचे कि भाई चलो लग गए हैं, अपना समय किसी तरह से निकाल दो, इसके बाद शायद कहीं और भी लगने की उम्मीद हो, तो वो ज़रा देखभाल के काम करते हैं। कुछ लोग फितरती तौर पे मजबूत होते हैं, कुछ लोग फितरती तौर पे कमज़ोर होते हैं। तो वो व्यक्ति विशेष की जो प्रॉपर्टीज़ हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका असर दिखने लगा। एक बात तो ये। दूसरी ये जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है, मुख्य चुनाव आयुक्त को तो संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त है, लेकिन जो 2 चुनाव आयुक्त हैं उनको संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है। उनके बारे में ये है कि अगर ये लिखा है संविधान में कि चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की वो क्या कहते हैं सिफारिश पे हटाया जा सकता है, बस। तो ये एक बड़ा टेनुअस सा मामला है। तो आप चुनाव आयुक्त तो बन गए और फिर आपकी उम्मीद हो जाती है कि भाई जैसे जैसे नंबर आएगा मुख्य चुनाव आयुक्त भी बनेंगे, तो फिर वो ज़रा इसको ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। तो आपका सवाल ये था कि ये लोग सरकार से इंडिपेंडेंट हो सकते हैं कि नहीं, या कैसे होंगे। वो तो तभी होंगे जब इन लोगों में अपना कुछ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट होगी। अगर ये प्लायबल लोग होंगे तो फिर वो वैसे ही रहेंगे, फिर क्यों बदलेंगे। नहीं, मैं इसके बारे में एक बात और बता दूं। नहीं 25 नवंबर 1949 को संवैधानिक क्या था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की चर्चा में 25 नवंबर 1949 को तो डॉक्टर अम्बेडकर ने भाषण दिया। उन्होंने कहा कि मैं ये जो संविधान का हमने ड्राफ्ट बनाया है, मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप इसको मंजूर कर लें। उस भाषण में उन्होंने एक बात कही थी कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो संविधान अच्छा काम नहीं करेगा। यही बात दूसरे शब्दों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अगले दिन 26 नवंबर 2049 को कही, जो कि संवैधानिक उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष थे। उन्होंने भी यही कहा। और यही बात काफ़ी साल बाद एक अंग्रेज़ एक्सपर्ट हैं, ऑथर ग्रेनवेल ऑस्टिन, उन्होंने भारत के संविधान में बहुत काम किया है।
उन्होंने लिखा कि कॉन्स्टिट्यूशंस आर इनर्ट डॉक्यूमेंट्स, दे डोंट वर्क, दे आर वर्कड बाय पीपल एंड हाउ दे वर्क विल डिपेंड ऑन द पीपल हु वर्क देम। तो चुनाव आयुक्त की जो पदवी है और मुख्य चुनाव आयुक्त की जो पदवी है, वो भी जैसे व्यक्ति विशेष उस पदवी पर बैठेंगे वैसा काम करेगी। ये कोई विक्रमादित्य वाले सिंहासन तो है नहीं कि जो भी उस पर बैठ गया उसने वही किया जो विक्रमादित्य करते। ये तो सिंहासन जरा दूसरी तरह के हैं। हाँ, नहीं, मैं एक चीज इसी में छोटी सी आपसे और पूछना चाह रहा था। जैसे आप कह रहे हैं कि भाई वो व्यक्ति मजबूत होना चाहिए और व्यक्ति के अंदर थोड़ा मॉरलिटी ज्यादा, लेकिन मौके भी और हमारी जो 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 भी व्यवस्था है वो भी ठीक होनी चाहिए। मैं बहुत लोगों का नाम और आदर के साथ लेता हूँ। हमारे आपके साथी हैं एस एन शुक्ला साहब, जो इस लड़ाई में कई जगह आपसे कंधा मिला के लड़े हैं। उनके ससुर आर के त्रिवेदी साहब थे, लखनऊ में ही रहते थे, चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में, और किसी को पता नहीं, और किसी को लखनऊ में पता ही नहीं था कि कोई ये, वो तो जब सेशन साहब हो गए तब पता लगा अच्छा ये वो चीज थे जो सेशन थे। तो सेशन साहब गेव दैट। मैं हरदम ये मानूंगा कि टीएन सेशन ने शायद हिंदुस्तान की लोक के जनतंत्र में सीईसी के कम से कम पद को तो उन्होंने रिकॉग्नाइज करवाया। वो तो बहुत लेट आए, उससे पहले कांग्रेस तो कब की जा चुकी थी, कांग्रेस तो 89 में चली गई। देखिए, कांग्रेस का जाना ही एक बात नहीं थी, पूरा जो राजनीतिक माहौल है, राजनीतिक व्यवस्था है, उसको परिपक्व होने में समय लगा, और वो अभी भी परिपक्व नहीं है। हाँ, तो मैं जो बात कहना चाह रहा था कि जो अभी जो जैसे वो भी थे, मुझे ऐसा लगता उनको वो सीईसी के बाद तो गुजरात के गवर्नर बना दिए गए थे। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के पद जो बैठता है संवैधानिक पदों पे, मतलब सीईसी बन गए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए, उसके बाद मेरे ख्याल में किसी पद पे नहीं बिठाना चाहिए। ये व्यवस्था भी कहीं ना कहीं आगे पीछे इस देश में लागू होनी चाहिए। ये व्यवस्था को लागू कौन करेगा भाई? जब आपने खुद ही कहा, और मैं भी त्रिवेदी साहब की बहुत इज्जत करता था, अभी भी करता हूँ, वो भी सीईसी के बाद गवर्नर तो बने। लेकिन हमारे यहाँ एक और बड़ी अजीब बात हो चुकी है कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश, वहाँ से व्यक्ति रिटायर होते हैं और वो एक स्टेट के गवर्नर बन जाते हैं। और मुझे उसमें सबसे बड़ी जो अजीब और मैं तो समझता हूँ शर्मिंदगी की बात लगी कि यही व्यक्ति, जब वो देश के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने नए चुने हुए राष्ट्रपति को शपथ दिलाई, और वो खड़े हैं, उनके आगे राष्ट्रपति खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि मैं XYZ ये शपथ लेता हूँ। और यही व्यक्ति जब मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे तो ये किसी स्टेट में जाके वहाँ के गवर्नर बन गए, और वहाँ के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उन्होंने इनको शपथ दिलाई। तो मेरे हिसाब से तो ये प्रोटोकॉल का बिल्कुल रिवर्सल हुआ, लेकिन ऐसा हो रहा है। और फिर एक मुख्य न्यायाधीश तो अब राज्यसभा के मेंबर बन गए हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, देखिए, ये कहना कि इन पे कानूनी तौर पे रोक लगा देनी चाहिए, मैं आपसे सहमत हूँ। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि जो व्यक्ति इन पदों पे पहुँचते हैं, उनकी अपनी भी एक सेंस ऑफ पर्सनल डिग्निटी होनी चाहिए कि वो ऐसी पोस्ट के पीछे ना भागें। और ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे आपको मुख्य चुनाव आयुक्तों को मैं जानता हूँ, नाम मैं नहीं लूँगा, कि जिस दिन रिटायर हुए, अपना चार्ज दिया, उसके बाद घर नहीं गए, दफ्तर से ही अपनी पर्सनल कार में बैठ के जहाँ जाना था वहाँ चले गए। मकान पहले से खाली कर रखा था और किसी ने उनका नाम नहीं सुना। और वो ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त थे, मेरे हिसाब से सेशन के बाद उनसे अच्छा चुनाव आयुक्त नहीं हुआ। तो
सबकी अपनी अपनी क्या महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं, और कभी कभी ये भी होता है, ये वैसे कहावत तो बहुत गलत है, जो मुझे कहना नहीं चाहिए, कि ये गांव की कहावत है, जहाँ का मैं रहने वाला, या मैं तो क्या, मेरे पिताजी रहने वाले थे, मेरी माँ रहने वाली थी, कि कोई जो ऐसी ईंट जो मकान के बिल्कुल निचले हिस्से में लगती होती है, उसको आपने उसकी छत पे लगा दिया, तो वहां वो फिर अनकंफर्टेबल रहती है। जी। उस तरह की बात हो जाती है तो दिक्कत है। अब जैसे अभी 2019 के चुनाव में हमने देखा, एक चुनाव आयुक्त ने जो सरकार की इच्छा हो सकती थी, सरकार ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा जहां तक पब्लिकली पता है, लेकिन एक चुनाव आयुक्त ने ऐसा कुछ कहने की कोशिश की तो उनका क्या हश्र हुआ आपको भी पता है। उनको चुनाव आयुक्त की पोजीशन से त्याग पत्र देना पड़ा। तो ये पूरा सिस्टम खराब है। सिस्टम में भी ये देखिए, सिस्टम जो होता है वो भी लोगों से बनता है, और सिस्टम लोगों को बनाता भी है। तो ये एक ऐसी उथल गुत्था वाली बात है कि एक तरफ से खराबी हो तो फिर वो खराबी अगर दूसरी तरफ से उसको इनकरेज करेगी तो खराबी बढ़ेगी। जी, मैं डॉक्टर छोकर आपसे फिर से, मैं तो बहुत समझने की दृष्टि से बहुत बेसिक चीजें पूछूंगा आपसे। मैंने जितना देखा, इलेक्शन पिटीशन मेरी नॉलेज में है, मेरे पास उसकी इलेक्शन पिटीशन की प्रतियां भी हैं। 20 के आसपास में, एग्जैक्ट मेरे हिसाब से 22 थी, लेकिन मैं 20 ही बोल रहा हूं। गुजरात में 2017 के इलेक्शन को लेके 20 इलेक्शन पिटीशन फाइल हुई, उसमें से 17 या 18 बीजेपी के अगेंस्ट थी। आज तक केवल 2 डिसाइड हुई हैं, 18 डिसाइड ही नहीं हुई हैं, वो ऐसी पड़ी हुई हैं। और जो दो डिसाइड हुई उसमें सेट असाइड किया गया इलेक्शन, उसको सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड करा दिया। जो बात प्रताप जी कह रहे हैं, तो आगे के कह रहे हैं कि उसको पार्टी बनाएंगे। अरे आप पार्टी उनको नहीं, आप पार्टी भगवान को बना लीजिए। हम जब सुनेंगे ही नहीं तो आप पार्टी किसी को बनाने लगे। इसकी एक समय सीमा होनी चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं तो जुडिशरी का भी रोल है। दूसरा, एक मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूं क्योंकि मेरी ये नॉलेज में है, और ये मुझे अजीब सा लगता है कि ये क्या है। आज तक अगर डॉक्टर साहब आपने तो इतनी किया है, आप मुझे अगर आपकी नॉलेज में तो बताइएगा, बहुत कड़ा वो है कि अगर कहीं कोई इलेक्शन के वो सेट असाइड वो किया जाए, कोई रिटर्निंग ऑफिसर बायस पाया जाए तो उसको सजा मिलती है, सजा का प्रावधान है। उसकी पोस्टिंग यहां से लखनऊ से हटा के उन्नाव कर दी गई, या उन्नाव से हटा के बरेली कर दी गई। हमें आपने आज तक कुछ सुना है कि किसी रिटर्निंग ऑफिसर को कोई सजा दी गई है? सुना हो तो बताइएगा, क्योंकि मैं भी ये जानना चाहता हूं। आई वांट टू एजुकेट माई सेल्फ कि ये प्रावधान बना के अगर आप उस पर कुछ करना ही नहीं चाहते हैं तो ये जरा एक ये हो गया। दूसरा, डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक नई डिमांड का खतरा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वो शायद इंप्लीमेंट हो, अगर अभी ना हो तो 2024 के बाद हो। 1 इलेक्शन की बात हो रही, पूरे देश में 1 इलेक्शन हो साहब, ये बड़ा अच्छा, और नाम दिया जा रहा है बड़ा खर्चा होता है। मतलब मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि 1 इलेक्शन करके वो खर्चे कम क्यों हो जाएंगे। इस हिंदुस्तान में इलेक्शन बहुत बड़ा पर्व होता है जिसमें बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ये भी याद रखना चाहिए। वो किसका यूज होता है किसका नहीं होता है वो अलग बात। आपको क्या लगता है 1 इलेक्शन क्या कई बुनियादी चीजों का आंसर है, उसको खत्म कर देगा 1 इलेक्शन? देखिए, आपने 2 सवाल पूछे हैं। पहला ये था कि किसी रिटर्निंग ऑफिसर वगैरह को कोई सजा मिली है। जहाँ तक मुझे मालूम है नहीं मिली है जी। लेकिन उसकी वजह ये है कि जो हमारे यहाँ प्रावधान है कि जब इलेक्शन अनाउंस हो जाता है उसके बाद जिस स्टेट में इलेक्शन होता है या पूरे देश में होता है, जो ये प्रशासनिक सेवाएं होती हैं, इनके अफसर दे आर डीम्ड टू बी ऑन डेपुटेशन टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनके ट्रांसफ़र ऑर्डर कर सकता है। और कहीं कहीं ये होता है कि इलेक्शन से पहले डीजीपी को ट्रांसफ़र करवा दिया, चीफ सेक्रेटरी को, ऐसे कभी कभी होता है।
ऐसा ही नीचे के लेवल पे भी होता है। लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है, जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, उसके बाद वो सारी प्रशासनिक सेवाएं और उनमें जो काम करते हैं वो स्टेट के अधीन हो जाते हैं। तो जैसे ही वो स्टेट के अधीन होते हैं तो स्टेट वाले जहां पहले थे उनको वहीं भेज देते हैं। तो इसमें कोई सस्टेनेबिलिटी या परमानेंसी का सवाल नहीं अभी तक किसी ने उठाया है। तो ये सिस्टम में खामियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा सवाल जो आपने पूछा है उस पर तो आपको एक नई पूरी टाकथॉनी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वन नेशन वन इलेक्शन या साइमल्टेनियस इलेक्शन का मुद्दा आज से 3-4 साल पहले उठाया गया था और करीब 3 साल तक इस पर बहुत जोर शोर से चर्चा हुई। मैंने खुद कम से कम मैं 26 सेमिनार्स में मैंने हिस्सा लिया पूरे हिंदुस्तान में, और मैं कहाँ कहाँ नहीं गया, और कहीं कहीं बुलाया भी गया। मैं ऐसी जगह भी गया जहाँ मैंने पहले जाने से इनकार कर दिया था। लेकिन एक मैंने 44 पन्ने का इस पे एक वो पेपर भी लिखा है जो हिंदू के एक हिंदू अखबार का है, हिंदू सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स, उन्होंने उसको पब्लिश किया है। मेरे हिसाब से तो ये वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो बात है ये वक्त वक्त पे उठाई जाती है ताकि जनता का ज़रा ध्यान असली जगह से हट जाए। और 3 साल चर्चा हुई, बहुत सारा पैसा खर्च हुआ। जहाँ जहाँ मुझे बुलाया गया मैं कोई अपने खर्चे से तो गया नहीं, किसी ने मुझे टिकट का पैसा दिया, रहने का पैसा दिया, वो खर्चे सब हुए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। लॉ कमीशन को भी कहा गया, उन्होंने भी बुलाया हम लोगों को और अपनी एक रिपोर्ट निकाल दी, एक सेमिनार भी हुआ। तो इसमें बेसिक मुद्दा एक ही है, जब सरकार ये अपने आप को समझती है कि वो बहुत मजबूत है तो फिर वो समझते हैं कि अब हमें यहाँ परमानेंटली रहना चाहिए। उसके लिए वो ये वन नेशन वन इलेक्शन वाली बात शुरू करते हैं। आपको ये शायद याद होगा कि एक इंदिरा गांधी के ज़माने में एक सज्जन हुआ करते थे, देवकांत बरुआ, जिनकी इंडिया इज इंदिरा, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। इनकी खासियत ये थी कि उन्होंने ये नारा दिया था, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। उन्होंने भी ये सोचा छोड़ा था कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, लेकिन वो चली नहीं बात आगे और वो वहीं की वहीं रह गई। तो मेरा ये मानना है कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन वाला शगुफा चलता रहता है वक्त वक्त पे, ये इसीलिए है कि चाहा ये जा रहा है कि देयर शुड बी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक आदमी के नाम पे इलेक्शन हो, पूरे देश में एक ही इलेक्शन हो और पूरे देश में एक ही पार्टी हो और वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म की गवर्नमेंट लाना चाहते हैं तो उस पर चर्चा कीजिए और उसको खुल के लाइए। ये पीछे से हाथ घुमा के उसको लाने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन जितने भी ये जो 2-3 आर्गुमेंट दिए गए थे उसमें कि खर्चा ज़्यादा होता है, उसका तो मेरा सीधा सा सवाल ये था कि क्या हम सबसे सस्ता लोकतंत्र ढूंढ रहे हैं या सबसे अच्छा लोकतंत्र ढूंढ रहे हैं? अगर सबसे सस्ता ढूंढ रहे हैं तो भैया जो है इसी को चालू रखो, इलेक्शन कभी भी मत करवाओ, चल तो रहा है ना। और मुमकिन तो सब कुछ ही है। दूसरा बात है कि सरकारें अपना काम नहीं कर पाती क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। तो मैंने लोगों को कहा था कि आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पढ़िए, उसमें ये तो कहीं नहीं लिखा कि सरकार अपना काम बंद कर दे या जो सरकार की स्कीमें पिछले 20 साल से चली आ रही है उनको बंद कर दे। ये लिखा है कि अगर कोई नई स्कीम सरकार बनाना चाहती है और वो भी ऐसी जिससे चुनाव के नतीजे पे असर पड़ने की संभावना है, तो वो चुनाव आयोग से पूछे, और अक्सर चुनाव आयोग उसको मान भी जाता है, परमिशन दे भी देता है। छोटी सी बात है, लेकिन इस बहाने से आप ये ऑक्ट्रॉय की चुगी भी बंद कर दीजिए, ये थोड़ी तरीका है। तीसरी बात ये थी कि लोग चुनाव के
प्रचार में लगे रहते हैं, गवर्नेंस नहीं कर पाते। ये भी एक बड़ी अच्छी बात है कि हैदराबाद म्युनिसिपल कमेटी का चुनाव हो तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी कैबिनेट जाती है। तिरुचिरापल्ली में कोई चुनाव हो, नॉर्थ ईस्ट के किसी कोने में, सब वही लोग जाते हैं। और वो लोग जाते हैं जिन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है कि मैं ये शपथ लेता हूं कि मैं मंत्री का काम करूंगा। अगर वो अपनी शपथ को वायलेट करके मंत्री का काम छोड़ के जा रहे हैं हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, तो मेरे ख्याल में तो उनको वायलेशन ऑफ द ओथ वो प्रोसिक्यूट करना चाहिए। क्योंकि और फिर कहते हैं जी अगर यही 10 आदमी हैं जिनको हर चुनाव में प्रचार करना है, तो भाई सबसे बड़ी पार्टी है, उसमें उन 10 आदमियों को मंत्री पद बनाइए, किसी दूसरे 10 को बना दीजिए। ये सारी बातें सिर्फ इसलिए थी कि ये ख्याल था कि अगर एक व्यक्ति विशेष के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा तो ये सब जगह जीत जाएगा। वही कहानी अब भी है और उसी को राष्ट्रपति प्रणाली में गिना जाता है। तो ये इसमें कोई तर्क नहीं है और ये संविधान के खिलाफ है। संविधान में मेरे ख्याल में 6 या 7 संशोधन करने पड़ेंगे अगर ये किया गया, क्योंकि जो हमारी स्टेट्स हैं वो सेंटर के अंडर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में उनका अलग दर्जा है, वो काइंड ऑफ सेमी ऑटोनमस हैं। उनके अपने चीफ मिनिस्टर हैं, अपने गवर्नर हैं, बल्कि अब तो 73rd अमेंडमेंट के बाद उनके अपने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं जो कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के अंडर नहीं आते, वो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। तो स्टेट्स के ऊपर उनका अपना एक रिदम है चुनाव का, पॉलिटिक्स का, इलेक्शन का। उसके ऊपर ये थोपना तो बिल्कुल फेडरलिज्म पे वो है, हमला है। और फेडरलिज्म तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का हिस्सा है। तो इसमें तो बहुत गलतियां हैं, बहुत कमियां हैं, ये कानूनी तौर पे हो नहीं सकता। और मैंने तो ये कहा था लॉ कमीशन में कि अगर इसको सरकार जबरदस्ती करेगी तो मैं इसके खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा। एक मेंबर ने ये कहा कि अगर सारी पॉलिटिकल पार्टियां मान जाती हैं फिर आप क्या करेंगे? मैंने कहा मैं फिर भी वही करूंगा जो मुझे करना है। कहने लगे फिर आप कैसे करेंगे? मैंने कहा कोई पॉलिटिकल पार्टियों ने देश का ठेका ले रखा है? भाई मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूं, लेकिन मैं भी देश का एक नागरिक हूं और मैं भी देश की जिम्मेवारी समझता हूं और मुझे हक है देश की जिम्मेवारी निभाने का। तो ये तो कानूनी तौर पे कभी होने वाला है नहीं। ये सिर्फ गप मारने के लिए किया जाता है और जनता का ध्यान भटकाने के लिए किया जाता है। आपने मुझसे 2 सवाल पूछे थे, उनके जवाब तो दे दिए। हाँ जी, समय भी हो रहा है जी जी ये जो ईवीएम वाली बात है, हमने भी इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हुई है। मेरा जो इस पे व्यू है वो थोड़ा सा फर्क इसलिए है कि मैं ये समझता हूं कि ईवीएम जो मशीन है वो एक चीज है, वो सारी वो जो एक फैज अहमद फैज का शेर है, और भी दुख जमाने में मोहब्बत के सिवा। हाँ। ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट भी है, उसके साथ चुनाव आयोग के जो वहाँ अधिकारी होते हैं वो भी हैं, और जो पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए वो भी हैं, और वोट देने वाले लोग भी हैं, और पुलिस वगैरह जनता भी है। ये एक पूरा सिस्टम है। दिक्कत मुझे लगता है जो यहाँ जो आ रही है और जिसकी वजह से ये जो प्रताप जी ने बड़ा अच्छा कहा कि ईवीएम को देखिए जहाँ मर्जी टहल रही हैं, तो ये सब इसलिए हो रहा है कि ईवीएम से इंफॉर्मेशन जाती है वीवीपैट को। वीवीपैट हमें दिखाता है कि क्या इंफॉर्मेशन आई है। अब वो थाली है कि लोटा है, चलो छोड़ दीजिए, जो भी है, लेकिन वीवीपैट से जो इंफॉर्मेशन काउंटिंग यूनिट में जाती है उसका नहीं पता। तो जब तक ये पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तब तक इसमें कुछ ना कुछ शंका रहेगी। और 2019 के इलेक्शन में जो हमने पाया था कि चुनाव आयोग अपने सेंट्रल वेबसाइट पे
रोज फिगर डालता था, कितनी वोट्स पोल्ड एंड वोट्स काउंटेड, उनमें फर्क था, और वो रोज फर्क बदलता था। तो ये सब लोगों ने स्क्रीनशॉट लिए, और जब इसकी चर्चा होनी शुरू हुई तो उन्होंने वो अपनी वेबसाइट पे डालना ही बंद कर दिया, लेकिन वो स्क्रीनशॉट तो अभी हैं। तो उनको लेके हम कोर्ट में गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में, कि ये इसको इलेक्शन कमीशन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा और उनको एक रोबस्ट इंतजाम करना पड़ेगा जो कि ट्रांसपेरेंट भी हो, उसके बिना ये नहीं चलेगा। तो एक ईवीएम तो उसका एक हिस्सा है, वो ठीक है कि गलत है वो अलग बात है, मेरे ख्याल में उसमें कोई ज़्यादा गलती नहीं है, लेकिन पूरा सिस्टम ठीक नहीं है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन वही है, अगर कोई ठीक करना चाहे तो होगा ना, अगर कोई ठीक करना चाहता ही नहीं है तो फिर कैसे होगा। और ईवीएम के बारे में सबसे पहली मुद्दा तो अडवाणी जी ने उठाया था, और नरसिम्हा राव एक है, जीवी नरसिम्हा राव या क्या नाम है उनका, या जीएल नरसिम्हा राव, बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने किताब लिखी हुई है, उसमें फॉरवर्ड अडवाणी जी का है, और ये अब ईवीएम के सबसे बड़े वकील हो गए। तो ये तो बड़ा अजीब सा मामला है जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर